Hey dear students, we are going to start our new chapter that is reproductive health या फिर आप बोलो क्या प्रजनन स्वास्थ्य। सी इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीटली बहुत डिस्क्राइब करके और बहुत डिटेल में हमने तैयार किया है क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दो चैप्टर्स कवर हो गए, साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपका एटलीस्ट एनालिसिस हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप साथ साथ वो भी करते चलेंगे। नाउ सी थोड़े थोड़े आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्या प्रजनन स्वास्थ्य, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक आज कंप्लीट करेंगे। चलो, क्या समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? WHO के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO, reproductive health is a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social। मतलब क्या? आप इमोशनली भी अच्छे हो, बिहेवियरली भी अच्छे हो, आपका मेंटली भी आप अच्छे हो और रिप्रोडक्टिव आप हेल्दी भी हो, मतलब फर्टिलिटी भी है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। जैसे अगर जिस जिस इंडिविजुअल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कोई जो फर्टाइल नहीं हो पा रहा है ना, बेबी नहीं बॉर्न कर पा रहा है, या फिर कोई उसको अदर इश्यूज है फिजिकली या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू, तो वो रिप्रोडक्टिव प्रॉपरली हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके अनुसार WHO के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ प्रजनन के सभी पहलुओं में पूर्ण कल्याण है, यानी शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक कल्याण। ठीक, दूसरी चीज क्या है? टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन भी करवाना। मतलब क्या कि यौन संबंधी पहलुओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना, यह यौन संबंधी मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने में मदद करता है। क्या? आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और क्या ये क्या देता है? इट गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब प्रजनन अंगों और किशोर अवस्था और उससे जुड़े परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन व्यवहार, यौन संचारित रोग दैट इज STD, एड्स, इन सब के बारे में सही जानकारी देना, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपका एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जब स्टार्ट करना है तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, और यहाँ एक एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा। स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आया था, कल ही 2024 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो एक क्वेश्चन आया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कौन से ईयर में स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पे, तो 1950s का क्वेश्चन था। ठीक, जिसने पेपर देख रहा होगा उसे पता होगा। इंडिया ने सबसे पहले इनिशिएट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग, दैट इज 1951 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। मतलब भारत में प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार नियोजन 1951 में शुरुआत किए गए थे। इसका वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज जैसे कि आपके ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर के बारे में था। मतलब क्या कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल दैट इज RCH कार्यक्रमों के तहत प्रजनन से जुड़े व्यापक क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, और अभी भी ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि डेफिनेटली आगे यंग वंस भी सेव रहे और आपकी मदर भी सेव रहे। ठीक है, देखो अब कैसे कैसे प्रोग्राम्स थे, क्या हमने डील किया था, हमने क्या प्रोवाइड किया था उस टाइम? अवेयरनेस प्रोवाइड किया था। कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड किया था? एक स्वास्थ्य प्रजनन समाज बनाने के लिए प्रजनन से संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब हेल्दी हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, आपके हेल्दी फूड होना चाहिए, और हेल्दी आप कैसे लाइफस्टाइल मैनेज करें, दैट इज सारे आप अवेयरनेस आप उस टाइम से हम लोग ने स्टार्ट किया था। और क्या किया हमने? हमने लोगों को जन्म नियंत्रण, गर्भवती माताओं को देखभाल, माँ और शिशु की प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान का महत्व, पुत्र और पुत्री दोनों को समान अवसर आदि के बारे में शिक्षित करना, ये भी हमारा एक मेन एम स्टार्ट हुआ था। क्या अभी एक मैन और एक वुमेन को सेम माना जाता है, या फिर आप बोलो क्या जो गर्ल है और जो बॉय है वो दोनों सेम है? हाँ, कुछ जगह पे आज भी सेम मान रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे आज भी सेम नहीं मान रहे। वो कंपेरेटिवली तो वो है ही कि बॉयज थोड़ा सा आगे पढ़ेगा, गर्ल्स थोड़ा सा आगे नहीं पढ़ेगा, कुछ रिलीजन्स में है और कुछ रिलीजन्स में नहीं है। तो ये पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया था ऐसे प्रोग्राम्स की हर आपको बर्थ कंट्रोल पे हम ध्यान देंगे, और प्रेग्नेंट मदर्स को हम ध्यान देंगे, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड हेल्थ के बारे में ध्यान देंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बेबी को जो फीड कराना है हम उस पर ध्यान देंगे, क्यों जरूरी है। इन सबका मेल और फीमेल दोनों को ही चाइल्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रायोरिटीज देंगे। मतलब मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों को पढ़ाना है, दोनों को आगे बढ़ाना है। ये सारे हमने मेजर्स प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए थे 1951 के बाद। और हमने क्या किया था? हमने अवेयरनेस किया था किसके लिए? जनसंख्या विस्फोट के कारण होने वाली समस्याओं, यौन शोषण और यौन संबंधित
अपराध जैसे सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता भी किए थे। पर क्या अवेयर हो गए हैं क्या? क्या जागरूकता फैल गई है क्या आज भी? क्या रेप के केस कम हो गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वही है कि हमने क्या किया, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आज भी हर दिन आ रहे हैं, कम बिल्कुल नहीं हुए हैं। ये बोल ही नहीं सकते कि अवेयरनेस के चक्कर में आज इंडिविजुअल्स अवेयर हो गए, बिल्कुल नहीं। चलो, फिर क्या है, हमने क्या देखा, अब हमारा एम्स देखेंगे कि एम्स क्या है। एम्स एंड नीड्स ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल लाइफ से ही, मतलब जब बच्चा स्कूल एजिंग में रहता है, मतलब जब बच्चा स्कूल से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तब हमारा क्या एम रहता है, हमने क्या स्टार्ट किया था, उसके बारे में चलो क्या उद्देश्य और क्यों जरूरी था देखते हैं। हमारा एम था कि स्टूडेंट्स को राइट इन्फॉर्मेशन दे, किसके बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के। इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड कंसेप्शन, मतलब आपका देखो, यौन संबंधी पहलुओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना या यौन संबंधी मिथकों का गलत धारणाओं से दूर करने में मदद करता है। करता तो है हमने, लेकिन क्या स्कूलों में बहुत अच्छे से आज भी अवेयरनेस दिया है? खुद सोच के बताओ कि क्या आज भी हम स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं? क्या आज भी चीजें अवेयर हो पा रही है? शायद बुक में तो लिखा है, लेकिन हमने उतने अच्छे से कुछ भी नहीं किया है। दूसरी चीज देखो, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल एसटीडी ट्रांसमिशन एंड एड्स, मतलब प्रजनन अंग, किशोरावस्था और उससे जुड़े परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन व्यवहार, यौन संचारित रोग दैट इज एसटीडी, एड्स आदि के बारे में जानकारी देना। और ये हमने दिए हैं और ये दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी पॉपुलेशन हर दिन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज तो हो नहीं रही है, हर दिन नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर दिन कुछ डेथ केसेस आ रहे हैं, कुछ आपके न्यू बर्थ आ रहे हैं। बट जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और बर्थ कंट्रोल जो हो रहा है, उसके बारे में डेफिनेटली ध्यान देना जरूरी है। आज भी अगर आप अदर पीपल्स में, अदर एरियाज में जाएंगे, बैकवर्ड एरियाज में जाएंगे, छोटे छोटे जो गाँव होंगे, छोटे छोटे विलेज होंगे, उनमें आज भी ऐसे कपल्स जो 4 4 बच्चे कर रहे हैं, 5 5 बच्चे कर रहे हैं, 6 6 बच्चे कर रहे हैं, ऐसे भी वुमेन्स को देखा है जिसकी हालत नहीं है, जिसने ऑलरेडी 5 6 बर्थ दे दिया है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आके वो 7वां बर्थ भी दे रही है ना। तो ये आज भी ये खत्म नहीं हुआ है। चलो देखो, चलो 1900 में, ध्यान देना इसको, 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। किसकी बात कर रहे हो? 1900 की बात करें, जब आप हम 1900 में थे तो 1900 में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। फिर 2000 के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 6 बिलियन। ठीक, मतलब 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। 2000 में हमारी कितनी हुई? 6 बिलियन। ठीक, और अभी प्रेजेंट की कंडीशन पे, ये डेटा एनसीईआरटी पे नहीं है, ये डेटा मैंने निकाला है, 2025-2026 में अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8.2 से लेके 8.3 बिलियन। ठीक, और क्या, अभी के टाइम पे इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के हिसाब से भारत की जनसंख्या लगभग 350 मिलियन हो जाएगी, या है एट द टाइम कितनी? 350, 350 मिलियन, समझ रहे हो आंकड़ा? आप भी देखो, इट क्रॉस्ड 1 बिलियन, दैट इज 100 करोड़ इन मई 2000 के टाइम पे। ये कितनी हो गई? मई 2000 में यह 1 बिलियन 100 करोड़ से अधिक हो गई। ठीक, और क्या हुआ? अभी अगर देखें, अभी का डेटा 2025-2026 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी हो गई? 1.47 बिलियन अप्रॉक्स हो गई, या फिर आप बोलो 147 करोड़। तो ये है आपका पॉपुलेशन जो बढ़ ही रही है, कम तो बिल्कुल नहीं हो रही है। ये आपकी पर्सनल मेंटरशिप के बारे में है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल्स है जिसको, जो ये चाहता है, हम भी चाहते थे जब हम पढ़ाई करते थे, कि जिसको सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट के लिए काम करे, तो पर्सनल मेंटरशिप लेकर आए कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें उनका सिर्फ सिंगल टीचर रहेगा और सिंगल स्टूडेंट ही काम करेगा उनके लिए। सो रैंडम कॉल्स हो गए, वीडियो कॉल्स हो गए, आपके डाउट सेशंस हो गए, है ना, आपके नोट्स चेकिंग हो गया, और सिंगल टीचर्स करेगा। जो लेना चाहता है पर्सनल गाइडेंस के साथ प्रॉपरली वो एग्जाम तक ले सकता है। ठीक, फिर आगे देखो, इंडिया अकाउंट्स अबाउट 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब क्या, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 to 18% हिस्सा रखता
है। और क्या इसका मतलब क्या है कि दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति भारतीय है। समझ में आई बात? 2001 के सेंसस के हिसाब से, 2001 की जो जनगणना हुई थी, उस टाइम जो सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से रिपोर्ट के अनुसार ये है, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.7 है। मतलब क्या 1.7% मतलब 17/1000 प्रति वर्ष थी। पर अब क्या हुआ, इस रेट में हमारी पॉपुलेशन अब हो गई डबल। कितनी? 33 ईयर्स में दुगनी हो सकती है थी। बट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट्स 2024 और 25 के हिसाब का आंकड़ा देखो, किसके हिसाब से? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आपका कितना है? 0.8 टू 0.9% प्रति वर्ष है, जो 2001 की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। ठीक, ये मैंने रिसेंट डेटा डाल दिया है। अब बताओ कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल, हर दिन, हर महीने, क्या रीजन है? आपके हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों ऐसा हो रहा होगा? कंट्रोल भी तो हो सकते थे ना, इतनी एजेंसी, इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इतने एनजीओ चल रहे हैं, क्यों फिर ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही? क्यों हर दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है? क्यों लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं? व्हाई? क्या कारण है? रीजन फॉर द जनसंख्या विस्फोटक के कारण क्या है? चलो देखो जरा एनसीईआरटी के हिसाब से, ड्यू टू इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन, है ना, फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़ गई है, कंडीशंस, बेटर लिविंग कंडीशंस आ गई है। और क्या? मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर दैट इज एमएमआर, और शिशु मृत्यु दर एमएमआर में तेजी से कमी हुई है। मतलब रैपिड इन डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दैट इज एमएमआर, और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी में भी अब ये डिक्रीज हो गया। बट इंक्रीज इन नंबर, प्रजनन आयु के लोग की संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग एज, मतलब हर साल या फिर बोलो हर दिन एक नए कपल है जो आपको नए जन्म दे रहे हैं, तो ये इंक्रीज तो हो ही रहा है। ठीक, अब हर दिन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही, तो कंडीशन क्या होगी? क्यों इजी यार, क्यों ऐसा क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ने में? पॉपुलेशन अगर इम्पैक्ट होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम पे क्या आएगा? क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इम्पैक्ट होगा? देखो जरा, स्कैरसिटी ऑफ फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया। डेफिनेटली जब आपका सोर्स ज्यादा रहेगा, आपके लोग ज्यादा रहेंगे, तो क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों में ही कमियां आएगी, तो फिर इसकी आपकी कमी होगी। इस वजह से पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो डेफिनेटली एक टाइम पर लिमिट में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत ही होगी आगे। फिर हमने क्या किया? कंट्रोल मेजर्स, नियंत्रण के हमने उपाय क्या देखे? कि हमने मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिली को। कैसे मोटिवेट किया? कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करिए। मतलब क्या? मान लो ऐसे भी कपल्स है, कोई पेरेंट, कोई ऐसी फैमिली है जिसको बॉय चाहिए, ठीक है, जिसको लड़का चाहिए। पहली भी बेटी हुई, नहीं हुआ लड़का, दूसरी बेटी हुई, नहीं हुआ लड़का, तीसरी बेटी हुई, नहीं हुआ लड़का, चौथी बेटी हुई, नहीं हुआ लड़का, पांचवी बार में लड़का हुआ। टोटल कितने बच्चे हो गए? 5। ये तो सिर्फ 5 है, 6 6 7 7 8 8 तक देखे। और अभी भी ऐसा चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दुर्दशा है, वहां पर जब लोग आते हैं तो 8 8 7 7 बच्चे के बाद भी बेबी बॉय के लिए ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करो तो बार बार आपका ये चीजें नहीं होगी, तो बर्थ आपके कंट्रोल्स होंगे। गर्भ निरोधक निरोधक तरीकों का उपयोग करके छोटे परिवार को प्रोत्साहित करना। और क्या? लोगों को हम दो हमारे दो, अर्थात हम दो और हमारे दो बच्चे, मतलब हम दो और हमारे दो बच्चे, एक एक बॉय और एक बेबी, एक बेबी बॉय बेबी गर्ल, ठीक है, के नारे के बारे में जागरूक करना। ठीक है, जो अवेयर है वो कर रहे हैं, लेकिन जो अवेयर नहीं है आज भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, बहुत सारे ऐसे कपल है जिन्होंने सिर्फ सिंगल चाइल्ड पे भी रह रहे हैं कि हमें बस एक ही बच्चा चाहिए। आप देखो, अब जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी पर है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज कर रहे हैं कैसे यूज करेंगे, क्या उसके बेनिफिट्स है और कैसे उसके साइड इफेक्ट्स है, पूरा चैप्टर इसी पे है, टोटल बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव और हेल्थ ओनली। तो देखो, अगर एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कल के भी क्वेश्चन पे, 2024 के पेपर में आया था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर है ये। एक कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज है तो कैसी होनी चाहिए? ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उपयोग में आसान, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा उलटने योग्य, दैट इज रिवर्सिबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कल के पेपर में। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है। जिसने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा वो एक क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन आया है ऐसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो प्रॉपर्टी थी। दूसरा, साइड इफेक्ट कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और या फिर इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। ठीक,
तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड्स की। वी हैव द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर हम बात करें नेचुरल मेथड की, जो नेचुरली हो रही, नेचर के थ्रू, आर्टिफिशियल मेथड्स हम देखेंगे, आईओडीज हम देखेंगे और सर्जरी हम देखेंगे। चलो पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, या फिर बोलो प्राकृतिक या पारंपरिक विधियां जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे, पहले के टाइम पे लोग कैसे करते थे। तो इसमें ये होता था कि आपको ओवम और स्पर्म की मीटिंग डेफिनेटली, अगर ओवम भी हो और स्पर्म भी, दोनों की मीटिंग नहीं होना, दैट इज द नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की संभावना को रोकती है कौन, आपकी ये ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज नेचुरल मेथड। इसमें क्या क्या होंगे आपके, देखो जरा, ये मुझे बानी याद रहना चाहिए। पहला होगा क्या आपका पीरियडिक एक्सिस्टेंस, दूसरा होगा क्या कॉइटस इंटरप्शन, तीसरा आपका हो जाएगा क्या लैक्टेशन एमिनोरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, अभी अभी आप यहाँ से, अगर ये बच्चा 12th का देख रहा है तो 12th में जाएगा, नीट क्वालिफाई करेगा तो फर्स्ट ईयर में आएगा, पीएनएसटी में जाएगा, बीएससी नर्सिंग में जाएगा तो फर्स्ट ईयर में आएगा। तो चैप्टर बिल्कुल रट रहे, 7-7 8-8 नंबर का क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। ठीक, देखो जरा, पहला देखो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस मतलब आवधिक संयम। इसमें ये होता है कि हम 10 तारीख से मतलब 10 तारीख नहीं बोलो, 10th to 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फर्टाइल पीरियड टू प्रिवेंट कंसेप्शन। मतलब इस टाइम पे अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो, या फिर अगर इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप मैनेज करते हैं तो फिर ये नहीं होगा। देखो जरा, गर्भधारण को रोकने के लिए मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन, दैट इज उपजाऊ अवधि के दौरान सहवास से बचना। इस टाइम पे अगर हम नहीं करते, इस टाइप पे हम बचते हैं तो ये आपका पीरियडिक एक्सेस है। मतलब क्या, 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में हमने नहीं किया, दैट इज एक, वहां से हम बच रहे हैं, दैट इज आपका पीरियडिक एब्सेशन किसी भी स्लॉट में, दैट इज 10 तारीख से 17 तारीख। ठीक है, आगे देखो कोइटस इंटरप्शन या फिर आप बोलो विथड्रॉल मेथड, कि होगा ये विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। मतलब डायरेक्ट अंदर एजैकुलेट ना हो, क्या बाहर ही विथड्रॉल कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोइटस इंटरप्शन मेथड। या फिर आप बोलो देखो वीर्यपात से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल देना, लेकिन शुक्राणु का प्रवेश दैट इज इंसेमिनेशन ना हो के, इसको हम क्या बोलेंगे कोइटस इंटरप्शन मेथड। थर्ड होगा लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, मतलब जब वुमेन ब्रेस्ट फीड करा रही है ना, ब्रेस्ट फीडिंग सब चल रही है। देखो जरा, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड बिकॉज ओव्यूलेशन एंड साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। ठीक होगा ये कि उस टाइम तो प्रेगनेंसी रहेगी, प्रेगनेंसी के बाद बेबी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एकदम से मेंस्ट्रुअल्स आना शुरू नहीं होंगे, 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ टाइम तक नहीं आते, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। यह बच्चे को स्तनपान कराने के द्वारा गर्भधारण को रोकने की विधि है, क्योंकि स्तनपान की अवधि के दौरान ओव्यूलेशन और मासिक चक्र नहीं होते, इस वजह से हम ये इस टाइम भी हो सकता है। ठीक है, ये इफेक्टिव है कब तक, 6 महीने तक आफ्टर द बर्थ ऑफ द डिलीवरी। मतलब जब बेबी हुआ है, बेबी के 6 महीने तक हम ऐसा करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन फेलियर के चांसेस हाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप उस टाइम पे कर रहे हो तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। नो, इट कैन बी। हाँ देखो, फेलियर्स इसके बहुत हाई है, जरूरी नहीं है कि ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रेगनेंसी इस टाइम पे आप करेंगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, इट कैन बी कंसीव। ठीक है, कंसीव भी हो सकती है। अब देखो बैरियर मेथड, वो जो ऊपर मेथड थे हमने कौन से देखा, नेचुरल मेथड, लैक्टेशन एमिनोरिया, और हमने क्या देखा कोइटस इंटरप्शन। ये आपके 3 मेथड्स है जो नेचुरल मेथड्स में आएंगे। चौथे फिर आपका हो जाएगा क्या बैरियर मेथड्स। यहाँ पे हम सारे आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करेंगे, जितने भी डायग्राम वॉल्स मेन मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए जो जो भी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्डम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं निरोध। ठीक है, ये किसका बना रहता है, रबर लेटेक्स का बना रहता है, एक शीट की तरह है ना, एक पतली सी झिल्ली से ये बने होते, बहुत फ्लेक्सिबल ये रहेगा। और देखो मेल्स के लिए क्या होगा, मेल्स के लिए आपके हो जाएंगे क्या कंडोम, दैट इज इट कवर्स द पेनिस। दूसरा क्या होगा फीमेल के लिए, क्या होगा जो वजाइना एंड सर्विक्स को कवर करेगा, इसमें आपके हो जाएंगे क्या, हाँ इसमें आपके हो जाएंगे डायफ्राम
और आपके क्या हो जाएंगे, वॉल्ट्स, ठीक है। इंसर्शन वाले रहेंगे, ये आपके फीमेल्स के लिए कवर होंगे क्या, जो वजाइना और सर्विस को कवर करके रखेगा कौन, आपके फीमेल से कॉन्डम, फीमेल से कॉन्डम, कॉन्डम्स कौन कौन से हो जाएंगे, डायग्राम हो जाएगा और वॉल्ट्स हो जाएगा, एटलीस्ट याद रखना। ये फिजिकली प्रिवेंट करेंगे फिजिकल मीटिंग को, ठीक है, स्पर्म्स और ओवम को। और ये कब होगा, जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स, और दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पर ये नहीं पहुंच पाएगा। अब ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में क्यों, हर जगह ही पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि एसटीडी और एड्स से प्रॉपरली प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द एसटीडी एंड एड्स, और इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स, सेम लाइन है ना। फिर देखो, इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय टू गिव प्राइवेसी टू द यूजर, ठीक है, सामने वाले को प्राइवेसी भी प्रोड्यूस करता है। थर्ड क्या है आपका, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, दैट इज आईयूडी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वहां से कॉन्डम से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आईयूडी से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, देखो, गर्भाशय अंत उपकरण, दैट इज आईयूडीज, ठीक है। ये किससे इंसर्ट करेंगे, हम डॉक्टर्स, हम उसको इंसर्ट करेंगे, किसको, आईयूडीज को, जैसे कॉपर टी करते हैं, ठीक है। इन द यूटेरस थ्रू द वजाइना में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर स्पर्म अंदर जाता भी है, तो वो उसकी आयंस, जो कॉपर के जो आयंस रहते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे स्पर्म्स की जितनी भी मोर्टेलिटी वो मर जाती है, ठीक है। होगा क्या, ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, किसकी, स्पर्म की। फैगोसाइटोसिस मतलब नष्ट होने की प्रक्रिया, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिसने जल्दी शादी कर लिया हो और वो चाहते हैं कि अभी हमें 2 साल बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, बट डेफिनेटली ये सब चीजें चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हम आईयूडीज यूज कर लेंगे। जैसे कॉपर टी अगर हम यूज करके रखते हैं, कॉपर टी अगर हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो फिर ये 1-2 साल के लिए हम इसको मैनेज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी डिले कर सकते हैं, ठीक। देखो, अब देखो आईयूडीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखो कॉपर टी के बारे में, ठीक। ये कॉपर टी जनरली ऐसी नहीं रहती है, जब इसको इंसर्ट करना रहता है तो ये स्ट्रेट फॉर्म पे रहती है, ठीक है। इट्स नॉट टी शेप, पहले वो स्ट्रेट रहेगी, फिर जैसे हम धागा उसके जो ये जो नॉट्स है इसको खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन होके इंसर्ट हो जाती है, समझ में आई बात। तो ये होगा आपका कॉपर टी, ठीक। एक होगा आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, या फिर आप बोलो गैर औषधि आयोडी। ये क्या करते हैं, ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं और शुक्राणु नाशक प्रभाव भी रखते हैं, मतलब दे हैव द स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, सीधे सीधे उसको जितनी उसमें वो होगी, एक मोर्टेलिटी की पावर होगी, एक जो विग्रस जो मोर्टेलिटी होगी वो उसको सीधे सीधे कम ही कर देगा, कौन, खत्म ही कर देगा, कौन, आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और बनता ही बनता है। दैट इज नॉन मेडिकेटेड जो होगा वो सिर्फ होगा आपका क्या, लिप्पल स्लोप, याद रखना, लिप्पल स्लोप आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडी होगा, ठीक। दूसरा आपको अगर मैं बात करूं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दैट इज हार्मोन छोड़ने वाला आयोडीज, तो कैसा होगा, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल ऑफ द स्पर्म्स, मतलब क्या, ये गर्भाशय को आरोपण दैट इज इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, और गर्भाशय दैट इज ग्रीवा सर्विक्स को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बना देते हैं, मतलब क्या, प्रोजेस्ट्रोन और LNG-20, ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन्स, मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन ना ही हो, यूट्रस में इम्प्लांट ही ना हो, उस चक्कर में कैसे हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ना हो, ठीक है, तो फीटस वहां पे डेवलप नहीं हो पाता, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड आपका LNG-20। फिर आपका होगा क्या, आपका ये, इसमें से एक चीज मिसिंग है, LNG-20, और यहाँ पे ये भी होगा क्या, मल्टी लोड, मल्टी लोड 365, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग सी आयंस होंगे तो सप्रेस करेंगे। चलो, अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज, अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे थे जो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, सारे इंसर्ट वाले थे,
लेकिन अगर मैं चाहूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम खाने से हो जाए, दैट इज मौखिक गर्भ निरोधक, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, मतलब हम कैसे लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ पिल्स के फॉर्म में। प्रोजेस्ट्रॉन या फिर बोलो प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के संयोग की गोलियां पिल्स के रूप में मुख से लिया जाता है। कैसे लेते हैं? जनरली डेली लिया जाता है 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल। कैसे लेंगे? जैसे ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए उसके साथ साथ ही हम 21 डेज तक पिल्स हम साथ साथ लेंगे। ठीक है। पिल्स को मासिक चक्र के पहले 5 दिनों के भीतर शुरू करके आप 21 दिन तक ले सकते हैं, कंटिन्यू लिया जाता है। और फिर 7 डेज के गैप में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। जब तक वो चाहती है तब तक हो सकता है। ये देखो 7 दिनों का अंतर होता है, मासिक धर्म अवधि में दिया जाता है, और फिर उसके बाद गर्भ निरोधन से बचने की इच्छा तक उसी क्रम से दोहराया जाता है। ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद इन लेसर साइड इफेक्ट। ऐसा बोलते हैं कि बहुत इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर लिखा तो है कि कम साइड इफेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक। क्या होता है एक्चुअल में? ये जो रहते हैं पिल्स, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर लेते हैं, मतलब ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकती है तथा सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती, गाढ़ा कर देती है, जिससे शुक्राणु का प्रवेश रुक जाता है। ठीक है। अब वो गाढ़ा कर देगी तो वहां पर आपका स्पर्म्स की जो एंट्री है उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? सहेली, ये आपका न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है फॉर द फीमेल्स। पहले से वंस अ वीक जो बोलते हैं सहेली, ये क्वेश्चन में आया है। ठीक है। 2021 का पेपर में आया था सहेली के बारे में। इट इज डेवलप, कहाँ से डेवलप किया था ये भी क्वेश्चन आया था। ये आपका सीडीआर लखनऊ में, दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में ये डेवलप किया गया था। कौन? आपका सहेली, जिसमें आपका नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है। तो स्टेरॉइड्स होंगे नहीं तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं जाती। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो बॉडी वेट बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ती है, लेकिन अगर आप नॉन स्टेरॉइड्स है तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। ये आपको वंस अ वीक पील कहा जाता है, दैट इज हफ्ते में एक बार लिया जाता है, जिसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है, पर साइड इफेक्ट वाकई में इसके कम है। ठीक है। ठीक है। इतना हम कवर करते हैं अभी क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इनफर्टिलिटी देखेंगे, और आपकी जो सर्जरिकल जितनी प्रोसेस है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, हम वो कवर करेंगे। सी साथ साथ हमने क्या किया है? टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, देखो जरा। पीएनएसटी एंड नीट दोनों के लिए ही न्यू सिलेबस पे बेस्ड रहेगा, पीएनएसटी वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए भी। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ठीक है। इसका रेट, इसका प्राइस ओनली 149 रुपीज है। ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है वो डेफिनेटली भी मार्च के लास्ट में या फिर बोला अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेस्ट सीरीज तैयार हो रही तो लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करेंगे? आपका ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, सर्जरी वाली जितनी प्रोसेस है, इनफर्टिलिटी, और जितने भी प्रोग्राम इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, वो कवर करेंगे। ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाइए और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में आप उसको रिवाइज भी करते जाइए। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।